हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे स्किनर की थ्योरी के बारे में। हम लोग थ्योरीज़ पढ़ रहे हैं लर्निंग की। अपने लास्ट वीडियो में मैंने आपको थॉर्नडाइक की थ्योरी के बारे में बताया था और आज हम बात करेंगे स्किनर की ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी के बारे में। तो सबसे पहले ऑपरेंट कंडीशनिंग क्या है, इसके बारे में जानने से पहले हम ये जान लेते हैं कि कंडीशनिंग क्या है। तो जब भी स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के बीच में जो संबंध स्थापित होता है उसको क्या कहा जाता है? कंडीशनिंग कहा जाता है, अनुबंधन कहा जाता है। ठीक है, हमने आपको थॉर्नडाइक की थ्योरी में बताया है कि स्टिमुलस और रिस्पॉन्स क्या है। जब भी प्राणी के सामने कोई समस्या उत्पन्न की जाती है तो वो क्या होता है? स्टिमुलस होता है, और उस समस्या का सॉल्यूशन करने के लिए जैसी जैसी वो अनुक्रियाएं करता है वो क्या होते हैं? रिस्पॉन्सेज होते हैं, और इनके बीच में संबंध स्थापित करना क्या होता है? अनुबंधन होता है। ठीक है, आई होप आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। स्किनर ने अपनी बुक है जो बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑन बियॉन्ड फ्रीडम एंड डिग्निटी में इन्होंने अपनी थ्योरीज़ के बारे में बात की है। इन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए हैं। ठीक है, और उन एक्सपेरिमेंट के जो रिज़ल्ट्स हैं, जो कंक्लूज़न है, उससे इन्होंने थ्योरी को बताया है। इन्होंने चूहे पर, कबूतर पर, मनुष्यों पर कई तरीके के प्रयोग किए हैं और सीखने के व्यवहार का अध्ययन किया है। जो सबसे ज़्यादा जो प्रचलित है, जो आपको हर किताब में मिल जाएगा, वो चूहे का है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर भी चूहे के ही एक्सपेरिमेंट को लिया है। और कबूतर और मनुष्यों पर भी जो किया गया है बहुत टफ़ नहीं है, लेकिन सारे जो है आपको पढ़ाने की या फिर पढ़ने की वो नहीं है। आप चूहे का पढ़ लीजिए, ठीक है, आपके लिए ठीक है। लेकिन आपको हाँ पता होना चाहिए कि उन्होंने चूहे पर किया है, कबूतर पर किया है और मनुष्यों पर किया है। ठीक है, तो ये बात हो गई उनके जो उन्होंने बिहेवियर बताए हैं उसके बारे में कि कौन कौन से बिहेवियर होते हैं। क्लासिकल जो रिस्पोंडेंट रिस्पॉन्स है उसके बारे में पैवलव ने बात की है। तो जब हम आपको वहाँ पर पैवलव की थ्योरी पढ़ाएंगे तो फिर उसके बारे में हम आपको डिटेल में बता देंगे, क्योंकि यहीं पर अगर मैंने पैवलव की थ्योरी को भी डिस्कस कर दिया कि अनकंडीशनड स्टिमुलस, कंडीशनड स्टिमुलस, ये बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे ऐसे टर्म्स हैं जो अगर हमने यूज़ कर दिए तो फिर कन्फ्यूज़न हो जाएगी कि उनकी बात स्किनर ने की है या फिर पैवलव ने की है। तो इसलिए हम उसको थोड़ा सा अलग अलग रखते हैं। ठीक, इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग हिंदी में क्या कहा जाता है? एक ही वो है, इंस्ट्रूमेंटल को कहते हैं साधनात्मक अनुबंधन। ठीक, और ऑपरेंट को कहते हैं क्रिया प्रसूत अनुबंधन। साधनात्मक को ही हम क्रिया प्रसूत अनुबंधन भी कहते हैं, ये भी बात है। जो एक्सपेरिमेंट विच हैज़ बीन डिस्क्राइब फर्दर क्लैरिफाइज द इंस्ट्रूमेंटल लर्निंग एंड इनफैक्ट द फंडामेंटल सिम्टम्स ऑफ मोस्ट ऑफ अ मैंस लर्निंग। मैन इन द beginning is motivated by some purpose. Such type of response happen with the motivation general concluded process which is used as a medium of the achievement of goal. भाई देखिए, जैसे कि अब आप पढ़ के आते हैं, ठीक है, जैसे मैंने आपको होमवर्क दिया, आप पढ़ के आए, ठीक, तो मैंने अगले दिन क्लास में सुना, आपने बहुत अच्छा सुनाया, ठीक है, जो भी गोल था वो फुलफ़िल हो गया, आपने बहुत अच्छा सुनाया, और बदले में मैंने आपको क्या कहा कि अब आप क्लास के मॉनिटर हैं, अब जो हैं आप क्लास के इंचार्ज हैं, या फिर सारी चीज़ें अब आप हैंडल करेंगे, है ना। तो वो क्या, मैंने आपको क्या दिया? रीइंफोर्समेंट दिया। ठीक है, जब आपको रीइंफोर्समेंट मिला तो फिर आपके अंदर क्या हुआ कि अरे ये तो बहुत अच्छी बात है ना। तो मोटिवेशन होना चाहिए। हम कहते हैं कि जो भी सच टाइप ऑफ रिस्पॉन्स हैपन विद द मोटिवेशन जनरल कंक्लूडेड प्रोसेस। अगर आप किसी चीज़ के लिए मोटिवेट हैं, ठीक है, मोटिवेशन अगर आपको मिल रही है, जिससे उस मोटिवेशन से आप क्या करेंगे, जल्दी से जल्दी जो आपका गोल है उसको आप क्या कर लेंगे, हासिल कर लेंगे। दस इन द अटेनमेंट ऑफ एनी स्पेशल गोल वट एवर लर्निंग टेक प्लेस, वो क्या कहलाती है? इंस्ट्रूमेंट कहलाती है। ठीक, उसके बाद यहाँ पर साथ ही साथ में पैवलव की बात इसलिए की गई है ताकि आपको क्लियर रहे कि पैवलव ने क्या कहा है और स्किनर ने क्या कहा है। लेकिन मैं आपको सिर्फ अभी स्किनर के बारे में डिटेल में बता रही हूँ, और जब मैं आपको पैवलव के बारे में भी बता दूँगी तब आपको स्किनर और पैवलव को अलग अलग समझने में आसानी होगी, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होइएगा ज़्यादा कि मतलब साथ ही साथ में मैंने लिखा है, लेकिन पैवलव की थ्योरी जो है वो बिल्कुल अलग है। वो क्लासिकल कंडीशनिंग की थ्योरी है और ये ऑपरेंट कंडीशनिंग की थ्योरी है। ऑपरेंट क्या है? टेक्निकली डिफाइंड एज अ ग्रुप ऑफ रिस्पॉन्सेज और सेट ऑफ एक्ट्स। जितनी भी अनुक्रियाएं आप करते हैं
जो आपकी प्रॉब्लम है स्टिमुलस के प्रति, विच आर कंट्रोल्ड बाय सिमिलर कॉन्सिक्वेंस। ठीक है, द टर्म ऑपरेंट एम्फेसाइजेस द फैक्ट दैट बिहेवियर ऑपरेंट्स अपॉन द एनवायरमेंट टू जनरेट इट्स own consequence. This conclusion come from the above opinion that operant is the some kind of behavior, but this behavior does not remain under the control of its formal stimulus. It is the quality of operant behavior that it is operated on the environment and generates outcome. अब हम सीधे बात कर लेते हैं इसके एक्सपेरिमेंट के बारे में, तो आपको थोड़ी जो चीज़ें हैं वो ज़्यादा जल्दी से समझ में आ जाएंगी कि क्या है ये, कौन से बिहेवियर या कौन से रिस्पॉन्स की बात कर रहा है। ठीक, तो सीधे आ जाते हैं हमारे एक्सपेरिमेंट पर। एक्सपेरिमेंट जो है वो ये है कि स्किनर ने एक भूखे चूहे को एक बॉक्स में बंद कर दिया, जिस बॉक्स को क्या कहा गया है, इस बॉक्स को कहा गया है स्किनर बॉक्स। ठीक है, उस बॉक्स में बंद कर दिया। चूहा जो था वो इधर उधर घूमता रहा, उछल कूद करता रहा। इन गतिविधियों में लीवर दब गया। ठीक है, तो घंटी की आवाज़ के साथ भोजन जो है वो भोजन का जो टुकड़ा है या जो वो खाते हैं, फूड पैलेट्स जो होती हैं, वो चूहे के सामने आ गई। तो यद्यपि जो चूहा था वो तत्काल ही इस भोजन को नहीं देख पाया, लेकिन कुछ देर बाद जब उसने देखा तो चूहा ने उसे खा लिया। ठीक है, फिर क्या किया गया, ये एक्सपेरिमेंट लगातार किया गया। तो इस प्रकार जो कुछ प्रयास थे, कुछ प्रयासों के बाद चूहा जो है वो लीवर दबाकर ये देखता था कि भोजन जो है, जो प्लेट है जो वहाँ पर लगी हुई है, आप डायग्राम देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, तो उसमें जो है उसे भोजन मिल जाता है। ठीक है, तो अब जैसे जैसे वो एक्सपेरिमेंट दोहराया जाता है, तो अब जो समय है चूहे का, इधर उधर जो समय वो वेस्ट कर रहा था, भूखा होने पर परेशान हो रहा था, अब वो क्या हो गया, अब ऐसा कुछ नहीं है। अब चूहा जो है वो लीवर का दबाने के लिए स्वतंत्र है। वो जितनी बार लीवर को दबाता है उतनी बार घंटी की आवाज़ के साथ भोजन जो है वो क्या होता है, प्लेट में गिर जाता है। ठीक है, और स्किनर ने भोजन पाने के बाद के समय के अंतराल में जब देखा तो उन्होंने ये विश्लेषण किया, ये एनालिसिस किया कि जो भोजन रूपी रीइंफोर्समेंट है ना, जो भोजन रूपी रीइंफोर्समेंट है वो चूहे को मोटिवेट कर रहा है लीवर को दबाने के लिए, है ना। तो जो मोटिवेशन आपको मिलती है, अभी हमने आपको इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग जो अभी हम आपको बताया कि जब आपको मोटिवेशन मिलता है तब आप अपने गोल को बहुत ही जल्दी अचीव कर लेते हैं। ठीक है, तब आपको समझ में आता है, जैसे आपने एक बार स्ट्रैटेजी सीख लिया, आपने एक बार कोई सब्जेक्ट सीख लिया, आपको एक बार मैथ्स आ गई, आपको एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, तो जब आपको स्ट्रैटेजी क्लियर है तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है, फटाफट आप अपने गोल्स को हासिल कर लेते हैं। ठीक, तो ये था, इसकी बात कर रहे थे हम। तो ये जो ऑपरेंट कंडीशनिंग में अभी हम आपको बता रहे थे, तो ये क्या था, जिन्होंने कहा ना सेट्स ऑफ रिस्पॉन्सेस, कि भाई उसने क्या किया, जितनी अनुक्रियाएं की, है ना, थोड़ी देर इधर, फिर उसने क्या देखा कि लीवर जैसे ही दबाया, भोजन जो है वो उसकी प्लेट में आके गिर गया। ठीक, अब ये मोटिवेशन मिला, है ना। अब वो ज़रूरी नहीं है, अब जितनी बार उसे भोजन करना वो फटाफट दबाएगा, फटाफट उसे भोजन मिल जाएगा। ठीक, तो ये मोटिवेशन जो है, ये जो रीइंफोर्समेंट है, इसने क्या किया, चूहे को लीवर दबाने के लिए प्रेरित किया, जिसके बाद उसे भोजन मिल गया। इसी तरीके से इन्होंने कबूतर पे जो प्रयोग किया वो क्या कहलाया, कबूतर बॉक्स में इन्होंने क्या किया, एक कबूतर को रख दिया। ठीक है, जैसे प्रिजन बॉक्स कहा गया है, और अपनी कुंजी पर, जो उसकी कबूतर बॉक्स में एक कुंजी थी, उस कुंजी पर जैसे ही वो चोंच मारता था, कुंजी को दबाता था और भोजन का दाना उसे मिल जाता था। बाद में देखा कि जो ये समय था चोंच मारने का, ये बहुत कम हो गया, है ना। अब क्या होता था कि फटाफट जो है वो मोटिवेट होता था। ठीक है, और वो ये अनुक्रिया बार बार दोहराने के लिए मोटिवेटेड होता था, जैसे ही वो अपनी चोंच मारता था उसे भोजन मिल जाता था। ठीक, तो ये इसके बारे में इन्होंने बात की है। जो अगर हम कह सकते हैं कि जो फोकस किया गया है वो किस पर किया गया है, रीइंफोर्समेंट पर किया गया है, पुनर्बलन पर किया गया है। पुनर्बलन क्या होता है, जो आपको मोटिवेट करता है, जो भविष्य में होने वाली जो चीज़ें हैं उनकी संभावनाओं को क्या करता है, बढ़ा देता है। ठीक, अब वो पॉजिटिव भी होता है और नेगेटिव भी होता है ना। जैसे आपका जो रिज़ल्ट मिलता है, फिर जो फर्स्ट पोजीशन होल्डर होता है उसको बाद में बुक या फिर कोई और चीज़ गिफ्ट में मिलती है ना, तो वो क्या होता है, पॉजिटिव होता है कि वो पूरी तरीके से मतलब बहुत ही ज़्यादा मोटिवेटेड होता है। ठीक है, ये काम करने के लिए या उस तरीके से चीज़ें करने के लिए। ठीक है, अब कुछ टर्म्स हैं, है ना, उनके बारे में भी जान लेते हैं तो चीज़ें थोड़ी सी आसान हो जाएंगी। शेपिंग क्या है, शेपिंग जो है वो एक ऐसी प्रविधि है जिसमें जो व्यक्ति का जो व्यवहार है वो किसी गोल
पर बेस्ड होता है, तो किसी खास जो लक्ष्य है उसकी ओर रीइंफोर्समेंट के आधार पर ले जाता है वो उसको। ठीक, तो ये क्या है, शेपिंग है, एक रीइंफोर्समेंट टेक्निक है, हम जिससे समझ सकते हैं कि एक ऐसी टेक्निक है जो एक ऐसी टेक्निक है जिसमें जो व्यक्ति का बिहेवियर होता है वो उसे उसके गोल्स की ओर ले जाता है, किसके बेसिस पर, रीइंफोर्समेंट के बेसिस पर। दूसरा है एक्सटिंक्शन, एक है एक्सिटेशन, तो उसको कहते हैं उत्तेजन और एक्सटेंशन को कहते हैं विलोपन। उत्तेजन क्या होता है, उत्तेजन जो है यहाँ पर लिखा नहीं है, जो अनुबंधित उद्दीपक होता है, जो आपका जो कंडीशनड स्टिमुलस होता है, ठीक है, उसको प्राकृतिक उद्दीपक के साथ बार बार प्रस्तुत करने पर प्राणी में जो उत्तेजना उत्पन्न होती है उससे क्या कहते हैं, उससे जो उसकी कंडीशन रिस्पॉन्स करने के लिए वो उसको तत्पर कर देता है। ठीक है, ये पैवलव ने थोड़ा डिटेल में इन टर्म्स को एक्सप्लेन किया है ना। CS क्या है, UCS क्या है, कंडीशन रिस्पांस क्या है, अनकंडीशन रिस्पांस क्या है। यहाँ पर आप इतना समझ लीजिए कि जब हम आपको, जैसे जब आप बहुत भूखे होते हैं तो भोजन को देखकर मुंह में लार आ जाती है, ये तो नेचुरल है ना, कि भाई भूखे हैं तो जैसे ही खाने की बात की या फिर हमने जैसे ही किसी अच्छी चीज़ की बात की तुरंत मुँह में लार आ गई कि अरे यार बात मत करो, खाने का मन करने लगता है। ये क्या होता है, प्राकृतिक होता है, प्राकृतिक उद्दीपक के साथ बार बार। ठीक, अब इसके साथ एक तटस्थ उद्दीपन लगा दिया जाए। तटस्थ मतलब घंटी बजेगी और आपको जो भी आपने मन में सोचा है वो आपको मिल जाएगा, है ना। तो धीरे धीरे जब आप ऐसा करेंगे तो जो हमारा रिस्पॉन्स होगा वो कैसा हो जाएगा, एकदम कंडीशनड रिस्पॉन्स हो जाएगा कि भाई घंटी बजी, क्या पता कुछ खाने को मिलने वाला हो। ठीक, तो ये क्या है, एक्सिटेशन है, उत्तेजन है। विलोपन क्या है, कि जब ऐसा किया लेकिन जो रिस्पॉन्स था वो नहीं मिला, जो अनकंडीशनड स्टिमुलस था वो उसे बार बार नहीं दिया गया, यानी जो स्वाभाविक अनुक्रिया थी वो नहीं हुई। ठीक है, तो जब ये स्वाभाविक अनुक्रिया नहीं हुई, जैसे आप सिंपल सा समझ लीजिए कि जब भी गर्म बर्तन को आप एकदम से छू लेते हैं तो क्या होता है, हाथ तुरंत पीछे खींच लेते हैं। क्या आप सोच के खींचते हैं अरे मेरा हाथ जल गया है अब मुझे पीछे खींच लेना चाहिए? नहीं भैया, जैसे ही हाथ गर्म बर्तन में लगा तुरंत हाथ पीछे हो गया। ठीक, तो जैसे ही भूख लगती है वैसे ही मुंह में लार आ जाती है ना। तो ये क्या है, स्वाभाविक है भाई, अनकंडीशन रिस्पॉन्स है, स्वाभाविक रिस्पॉन्स है ना। कुछ ही चीज़ें कुछ ही समय लगता है, फिर जैसे ही आप इसके साथ एक न्यूट्रल, एक मतलब तटस्थ उद्दीपन उपस्थित कर देते हैं तो हम धीरे धीरे ये देखते हैं कि जो तटस्थ उद्दीपन है ना, उसके द्वारा जो स्वाभाविक अनुक्रिया हो रही थी वो क्या होती, जैसे कि जब हम एक बार जल जाते हैं तो कभी भी कोई चीज़ गैस के ऊपर रखी हुई होती है तो थोड़ा सा मन में वो लग जाता है कि भाई ऐसा तो नहीं कि गर्म है ना। तो अगर कोई तटस्थ उद्दीपन अगर बार बार दे दिया जाए तो उस तटस्थ उद्दीपन से वो क्या होता है कि जो स्वाभाविक अनुक्रिया होती है वो आने लगती है। ठीक, तो और जब ये नहीं किया जाता है तो ये बंद हो जाती है, इसे क्या कहा जाता है, विलोपन कहा जाता है। ठीक, एक्सटिंक्शन कहा जाता है। इसके बाद है नेक्स्ट आपका नेक्स्ट, हाँ यही है ना, स्पॉन्टेनियस रिकवरी, स्वतः पुनर्लाभ। अगर ये जो प्रोसेस आप कर रहे हैं बीच में कुछ समय के लिए बंद कर दीजिए, मत करिए, घंटी बजाकर खाना मत दीजिए। तो बाद में जब आप करेंगे, पुनः प्रस्तुत जब आप करेंगे तो कभी कभी जो प्राणी होता है वो बहुत मतलब कुछ समय बाद भी करते हैं जब आप, तो वही चीज़ें उसके साथ हो जाती हैं, तटस्थ जो अनुक्रिया जैसी वो पहले सीखा था वही वो करने लगता है। ठीक, तो कभी कभी ऐसा हो जाता है। अब रीइंफोर्समेंट की अगर हम बात करें तो रीइंफोर्समेंट की बात हम कर चुके हैं, कितनी बार रीइंफोर्समेंट की बात करेंगे। रीइंफोर्समेंट क्या था, जो स्किनर बात कर रहे थे, जिसकी जो रीइंफोर्समेंट वो दे रहे थे। अब रीइंफोर्समेंट जो है वो कई तरीके से आप दे सकते हैं ना। जैसे एक रीइंफोर्समेंट होता है कि आपने पेपर किया और तुरंत मैंने आपको रिजल्ट बता दिया, तुरंत आपको चीज़ें दे दी। ठीक, पॉजिटिव और निगेटिव रीइंफोर्समेंट के बारे में भी बात हो चुकी है, तो तुरंत मैंने आपको कॉन्टीन्यूअस दे दिया। ठीक, एक हो गया पार्शियल, है ना। पार्शियल का क्या मतलब है भाई, कुछ समय, है ना, तुरंत नहीं दिया। ठीक है, एक हो गया कॉन्टीन्यूअस, एक हो गया पार्शियल, आंशिक तरीके से दिया, थोड़ा थोड़ा रुक कर दिया, फिर थोड़ा दिया, फिर फिक्स्ड रेशियो में दिया, ठीक, वेरिएबल रेशियो में दिया, है ना। जो भी हम जिस तरीके से भी देना चाहते हैं उस तरीके से हम रीइंफोर्समेंट देते हैं। ठीक, उसके बाद है इफ़ेक्ट ऑफ रीइंफोर्समेंट क्या होता है, तो भाई इफ़ेक्ट के बारे में
आपने देख ही लिया कि आप मोटिवेट हो जाते हैं, आप अपना जो गोल है उसके प्रति बहुत ही ज़्यादा मोटिवेटेड हो जाते हैं, आप चीज़ों को करने के प्रति बहुत एक्साइटेड रहते हैं, है ना, और मोटिवेटेड रहते हैं आप अपने गोल के लिए। ठीक, तो ये भाई इसका एक वो होता है, इफ़ेक्ट होता है रीइंफोर्समेंट का, है ना। अब वो पॉजिटिव और निगेटिव दोनों तरीके से दिया जाता है। जैसे हमने आपको चॉकलेट दी तो आप पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट हो गया। दूसरा ये हुआ कि मैंने आपको पनिशमेंट दी, आपको हर्ट हुआ, अगले दिन आप याद करके आ गए, है ना, तो एक इस तरीके से भी हो गया। तो रीइंफोर्समेंट जो है उसकी बहुत ही इम्पोर्टेंस है। अब यूज़ ऑफ रीइंफोर्समेंट थ्योरी इन द एजुकेशन में क्या यूज़ है, तो जो एजुकेशन में ये थ्योरी सबसे ज़्यादा लगती है, क्योंकि क्लास रूम्स के ही हम एग्जांपल्स इतनी देर से आपको बता रहे हैं, है ना, कि जब हम बच्चों को प्राइज़ देते हैं, उसको अप्रिशिएट करते हैं सबके सामने, या उसके सामने उसको पनिशमेंट दे दी, तो ये सारी चीज़ें किसमें, एजुकेशन में ही तो आ रही हैं। अब सबसे इम्पॉर्टेंट आ जाते हैं एजुकेशनल इम्प्लीकेशन पर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है सारी थ्योरीज़ में। क्या होता है एजुकेशनल इम्प्लीकेशन की, स्किनर कहते हैं कि जो शिक्षक है उसको कक्षा में अध्यापन प्रारंभ करने से पहले जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको परिभाषित कर लेना चाहिए, है ना। जब आपको ऑब्जेक्टिव्स परिभाषित कर लेंगे, क्योंकि जब आपको पता ही नहीं होगा कि क्या ऑब्जेक्टिव हैं, तो आप भाई किस तरीके से जो प्रयास हैं उनके द्वारा उद्देश्यों को पूरा करेंगे। ठीक है, इसलिए ये ज़रूरी है। स्किनर के सिद्धांत से ये भी पता चल जाता है कि जो उन अनुक्रियाओं और उन व्यवहारों के अध्ययन में अधिक अभिरुचि रखते हैं जो स्वाभाविक रूप से प्राणी द्वारा किए जाते हैं, है ना। यानी स्किनर ये कहते हैं जो शिक्षक हैं उनको चाहिए कि जो छात्र कक्षा में व्यवहार करता है उस पर अधिक ध्यान दें और उन्हें प्रोत्साहित करें अधिक से अधिक। ऐसा एनवायरनमेंट ना बनाएं कि बच्चे जो है वो डरें। ठीक है, इसके बाद स्किनर जो है वो पुनर्बलन यानी जो रीइंफोर्समेंट है पुरस्कार पर बहुत अधिक बल देते हैं, इसके बारे में हमने आपको बता ही दिया है। उसके बाद वो ये बताते हैं कि जो शिक्षक हैं उनको बालकों को कोई पाठ या विषय सिखाते समय 100% प्रयासों में सही अनुक्रिया करने के लिए उनको पुनर्बलन दिया जाना चाहिए। बाद में आप पार्शियल रीइंफोर्समेंट दें, बट स्टार्टिंग में आपको 100% देना चाहिए। ठीक, इसके बाद स्किनर ने ये भी कहा है कि दंड का प्रयोग नहीं करना चाहिए, है ना। और सिद्धांत के अनुसरण से ये भी पता चलता है कि माता पिता और अध्यापकों के द्वारा बालकों में वांछित व्यवहार अगर आप करेंगे बालकों से तो उसको विकसित किया जा सकता है, जैसा भी, क्योंकि अनुसरण से ही चीज़ें होती हैं। इस सिद्धांत जो है वो अच्छे कार्य और अर्जित सफलता या वांछनीय व्यवहार के लिए तत्काल पुनर्बलन देने पर बल देता है। ठीक है, ये सिद्धांत जो है वो शिक्षा की प्रक्रिया में अभिप्रेरण के महत्व पर जो है वो आधारित है, आवश्यकता पर बल देता है, और जो कार्य के परिणाम की जानकारी है वो यथाशीघ्र देने पर बल देता है। ये नहीं है कि भाई आज रिजल्ट हमने सब कुछ कर लिया, बाद में हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, इन्होंने प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन के बारे में बताया है। ठीक है, और टीचिंग मशीन्स का जो विकास है वो इन्हीं के सिद्धांत के, अभी हम आपको टेक्नोलॉजी भी साथ में पढ़ा रहे हैं, तो टेक्नोलॉजी में हम आपको ये सारी चीज़ें पढ़ाएंगे कि क्या क्या है, प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन क्या है, जो स्किनर ने बताया है, ये वहाँ पर हम आपको डिटेल में पढ़ाएंगे। यहाँ पर आपको फ़िलहाल इतना जानने की ज़रूरत नहीं है। कुछ लिमिटेशंस भी हैं, है ना, वो भी सुन लीजिए, लिखी नहीं है। लिमिटेशंस ये हैं कि स्किनर ने सीखने की व्याख्या में केवल जो उद्दीपन है उनके प्रति व्यक्ति द्वारा जो की गई अनुक्रियाएं हैं उन पर बल डाला है। ठीक है, और आलोचक जो हैं जैसे चॉम्स्की हैं, उनका कहना है जब तक शिक्षक बालकों के भीतर की संरचना और अवस्था को ठीक से नहीं समझेगा तब तक क्लास में दिया जाने वाला कोई भी शिक्षण अर्थपूर्ण ढंग से पूरा नहीं हो पाएगा। उन्होंने ये भी कहा है कि स्किनर ने की जो पनिशमेंट है वो अप्रभावकारी विधि मानी जाती है, लेकिन वास्तविकता में देखा गया है कि जब छात्र हैं वो, जब उन्हें डर रहता है, पनिशमेंट का डर रहता है, तो उनकी लर्निंग थोड़ा बेहतर हो जाती है, थोड़ा ज़्यादा इम्प्रूव हो जाती है। भाई हर जगह जो है वो थोड़ा कमियां रहती हैं, तो इनके भी आलोचक रहे हैं, उन्होंने ये सारी चीज़ें बताई हैं। स्किनर के सिद्धांत में रीइंफोर्समेंट पर ज़्यादा बल डाला गया, हमने आपको बताया ही है ये चीज़ की, लेकिन जो शिक्षण है उसके लिए ये भी ज़रूरी है कि रीइंफोर्समेंट के साथ साथ जो छात्रों की अभिरुचि है, अभिप्रेरणा है, जो इसका इंटरेस्ट है, जो एप्टीट्यूड है, उसके चीज़ों के बारे में भी ध्यान रखा जाए। ठीक है, और इन्होंने ये कहा है कि मतलब स्किनर की थ्योरी का ये कहा गया है कि इन्होंने आंतरिक पुनर्बलन के महत्व को तुलनात्मक रूप से कम महत्व दिया है। तो कुछ आलोचक हैं जिन्होंने आलोचनाएं की हैं, इसके साथ स्किनर की जो थ्योरी है वो ख़त्म हो गई। ठीक, आगे हम आपको नेक्स्ट थ्योरी जो भी है उसके बारे में हम आपको बताएंगे। ठीक है, और पैवलव की थ्योरी भी हम आपको बता देंगे ताकि आपको क्लासिकल कंडीशनिंग और ऑपरेंट कंडीशनिंग क्या है वो समझ में आ जाए, और उन दोनों में डिफरेंस भी बता देंगे। ठीक,
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए। थैंक यू।